गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। इसकी फर्स्ट यूनिट रिलेटेड है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो आज हम इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। निर्देश तंत्रों के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी। स्पेस में किसी भी घटना को समझने के लिए या किसी भी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निर्देश तंत्र आवश्यक होता है। और इसमें जो सबसे सरल निर्देश तंत्र है और जो हमने अभी तक पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा अभी तक, वो है कार्तीय निर्देश तंत्र। तो ये क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि 3 अक्ष होती हैं जो कि परस्पर लंबवत होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ये तीनों अक्ष जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, यानी कि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मूल बिंदु कहलाता है। X और Y, इनसे बना जो तल है, यानी कि ये तल, इस तल में Z जो कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट होता है। और इसको, क्योंकि ये हमने मूल बिंदु पे दिखाया है ये पृष्ठ, तो ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z इक्वल टू 0 से, यानी Z इक्वल टू 0 पृष्ठ है ये। इसी तरह एक्स जेड, इससे बना जो पृष्ठ है, यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, यानी y इक्वल टू 0, तथा इसी प्रकार ये तीसरा जो तल है, यहाँ पर x इक्वल टू 0। तो ये 3 पृष्ठ हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और ये पृष्ठ जो है ये परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमें पता है दिए जाते हैं x, y और z से, और इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब भौतिकी में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनमें कि कार्तीय निर्देश तंत्र का जो उपयोग है वो सुविधाजनक नहीं होता। यानी किस निर्देश तंत्र का हमने उपयोग करना है ये डिपेंड करता है दिए गए ऑब्जेक्ट की सिमेट्री पे या समस्या की सममिति पे ये निर्भर करता है, और इसके अनुसार ही डिफरेंट निर्देश तंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अलग अलग निर्देश तंत्रों का समूह है, इन सभी को एकीकृत रूप से, यानी यूनिफाइड रूप से जिस निर्देश तंत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है वो वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज जो है कर्व के रूप में हो सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन जिनकी एज होती है, जैसे क्यूब है ना, कर्व्स होती हैं जैसे सिलेंडर में, स्फीयर में। तो अलग अलग
सिमेट्री के हिसाब से अलग अलग निर्देश तंत्र काम में लेने पड़ते हैं। तो वक्ररेखी निर्देश तंत्र हम किस तरह से समझा सकते हैं, एनालॉजी यही काम में ली जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं पहले से। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो वक्ररेखी निर्देश तंत्र में 3 वक्र होती हैं। जैसे ये एक्स वाई जेड अक्ष है, इसी तरह से ये U1 वक्र कहलाती है, ये U2 वक्र कहलाती है और ये U3 वक्र कहलाती है। ये तीनों वक्र जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं ये मूल बिंदु कहलाता है। इसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब U1 और U2 वक्र, इनसे बना जो तल है वो तल ये हो गया। यहां पर जैसे x और y तल में z बराबर 0 था या कांस्टेंट था, उसी तरह से इसमें क्या कांस्टेंट होगा, U3 विल बी कांस्टेंट। उसको हम C1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। C1 इज ए कांस्टेंट। इसी तरह से U1 और U3, इनके बीच में जो प्लेन है, ये सरफेस है, यहां पर क्या कांस्टेंट होगा, U2। तो दिस प्लेन और दिस सरफेस, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय U2 इज इक्वल टू C2. C2 इज कांस्टेंट. सिमिलरली दिस विल बी U1 इज इक्वल टू C1. ये पृष्ठ जो है ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, U1 इज इक्वल टू C1. तो ये जो तीनों पृष्ठ हैं कौन कौन से, U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 और U3 इज इक्वल टू C3, ये वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक पृष्ठ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, निर्देशांक पृष्ठ कहलाते हैं। निर्देशांक अक्ष अगर हमने देखनी हो या O बिंदु पर हमने निर्देश तंत्र की अक्षों का अगर निर्माण करना हो, तो U1 वक्र पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कहलाएगी U1 अक्ष, ये कहलाएगी U1 अक्ष। इसी तरह यहां अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कहलाएगी U2 अक्ष, और U3 अक्ष पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कहलाएगी U3 अक्ष। तो इस तरह से टेंजेंट खींचकर तीनों कर्व्स पे 3 अक्षों का जो रेस्पेक्टिव अक्ष होती हैं, U1 अक्ष, U2 अक्ष और U3 अक्ष, इनका निर्माण किया जाता है। और ये तंत्र क्या कहलाता है, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांक वो दिए जाते हैं। जैसे ये मान लो हम P बिंदु लें, U1, U2 एंड U3। तो दोनों को अगर हम देखें तो इसमें अक्ष हो गई X, Y, Z, इसमें अक्ष हो गई U1, U2 एंड U3। किसी भी बिंदु के निर्देशांक हो गए X, Y, Z, और इसमें हो गए U1, U2 एंड U3। निर्देशांक पृष्ठ जो इसमें थे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएंगे U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2, U3 इज इक्वल टू C3। जहाँ पर C1, C2, C3 ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, ये नियतांक है। तो इस तरह से इसके बारे में हम बेसिक्स इसके समझ रहे हैं कि
वक्र रेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। अब अगर ये तीनों निर्देशांक अक्ष u1 अक्ष, u2 अक्ष और u3 अक्ष ये अगर परस्पर लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों, तो ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो ये था वक्रेखीय निर्देश तंत्र। अगर हम कहते हैं कि इसकी तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं या तीनों ये जो पृष्ठ हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये वक्रेखीय निर्देश तंत्र ये क्या कहलाएगा? लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र। तो लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र की क्या परिभाषा हुई? इसकी डेफिनेशन हुई कि व्हेन द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर परपेंडिकुलर, अगर लंबवत हो तो ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो देखो, एक ये हमने ये ऊपर दिखाया है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र, इसके तीनों जो पृष्ठ हैं या तीनों अक्ष जो हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं, तो इसलिए ये लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र का एक उदाहरण हो सकता है, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसी तरह बेलनी निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, ये भी इसके उदाहरण होते हैं। अब जिस तरह से एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? आई। वाई के अनुदिश क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड के अनुदिश लेते हैं के कैप। इसी तरह से U1 अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश लिया जाता है E1 कैप। क्या लिया जाता है? E1 कैप। U2 अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश लिया जाता है E2 कैप। और U3 अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश लिया जाता है E3 कैप। यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक x, y, z इकाई सदिश हो गए i, j, k। और लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र, इसमें कोऑर्डिनेट्स तो हो गए U1, U2, U3 और इकाई सदिश हम क्या लेते हैं? E1, E2 और E3। ठीक है ना? तो इनको जनरलाइज कर दिया जाता है U1, U2, U3 एक्स वाई जेड की जगह, और I, J के हो जाएंगे E1, E2, E3। ये इकाई सदिश हो जाएंगे। अब हम स्केल गुणक क्या होते हैं ये देखना चाहेंगे। लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में स्केल गुणक या स्केल फैक्टर्स के मान। मान लो लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक हैं U1, U2, U3। तो स्थिति सदिश अगर हम R लें तो R विल बी फंक्शन ऑफ U1, U2 एंड U3। dr टोटल डिफरेंशियल या पूर्ण अवकलज, ये क्या हो जाएगा? डेल R अपॉन डेल U1 du1, डेल R अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल R अपॉन डेल U3 du3। ये आंशिक अवकलज है, डेल R अपॉन डेल U1, डेल R अपॉन डेल U2, डेल R अपॉन डेल U3। ये तीनों आधार सदिश कहलाते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं B1, B2
B3 से। यानी हमने कहा है BI इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल UI, जहां I इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि B1 इज डेल R अपॉन डेल U1, B2 इज डेल R अपॉन डेल U2 एंड B3 इज डेल R अपॉन डेल U3। तो ये क्या कहलाते हैं? बेस वेक्टर्स या आधार सदिश। अब हमें पता है कि B1 जो आधार सदिश है वो किसके अनुदिश है? U1 वक्र की ओर, और उसके अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है? E1 होता है, ठीक है ना। इसके अनुदिश होता है E2, इसके अनुदिश E3। यानी B1 वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आधार सदिश को B1 का परिमाण और इसकी दिशा यानी E1। इसी तरह B2, इसको कैसे लिख सकते हैं? B2 का परिमाण और इसकी दिशा। इसी तरह तीसरा लिख सकते हैं। यानी इन जनरल हम कह सकते हैं BI इज इक्वल टू BI का परिमाण और इसकी दिशा। और BI क्या है? डेल R अपॉन डेल UI। तो हम लिख सकते हैं BI इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल UI EI। ये जो राशि है जो कि आधार सदिशों का परिमाण होती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HI से, HI EI। और ये HI जो है ये स्केल गुणक कहलाते हैं, स्केल फैक्टर्स। यानी स्केल फैक्टर्स किस तरह डिफाइंड होते हैं? HI इज इक्वल टू BI का परिमाण या डेल R अपॉन डेल UI का परिमाण। ये इस तरह से डिफाइन किया। यानी H1 होगा डेल R अपॉन डेल U1 मॉडुलस, H2 हो जाएगा डेल R अपॉन डेल U2 का मॉडुलस, और H3 हो जाएगा डेल R अपॉन डेल U3 का मॉडुलस। तो अगर इसको हम इस इक्वेशन में रखें, B1 B2 B3 के मान यहां पर रखें, तो dr को हम कैसे लिख सकते हैं? B1 होगा, यहां से देखें तो H1 E1, तो H1 du1 E1। इसी तरह B2 का रखें, H2 du2 E2 और H3 du3 E3। ये हमने B3 की वैल्यू रख दी। तो dr को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा dr को हम आंशिक अवकलज के पदों में इस तरह लिख सकते हैं। यदि आधार सदिश के पदों में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, और अगर स्केल गुणक के पदों में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। यानी dr को हम तीन तरीके से, देखो संकलित रूप में कैसे लिख सकते हैं। तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें, dr इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 2 3 डेल R अपॉन डेल UI DUI। ये तो हो गया आंशिक अवकलज के पदों में। या सिग्मा I इज इक्वल टू 1 2 3 BI DUI, ये हो गया आधार सदिश के पदों में। या सिग्मा I इज इक्वल टू 1 2 3 HI DUI EI, ये हो गया स्केल फैक्टर्स के पदों। तो तीनों तरह से इसको, जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो उसमें हम इन तीनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन dr के लिए चूज कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और इसमें स्केल गुणकों के मान हम
किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इन नेक्स्ट lecture we will take another topic. Thank you.